केवल इसीलिए कहा कि ये खालिस तुष्टीकरण के लिए काम मत कीजिए। ये नुकसान डीएमके की सरकार को भी हो गया है, मैं बता रहा हूं यहां से बैठ। मैं दोनों को रोकना चाहता हूं। अश्विनी जी को इन कराइए, मैं प्लीज मेरी बात जो है वो सुनिए आप लोग। चारू जी प्लीज रुक जाइए, जगदीश जी को भी थोड़ी देर के लिए रोकिए, थोड़ा ठंडा कीजिए, ठंडा पानी उनको पिलवाइए। अश्विनी जी, क्या डीएमके की सरकार को यह रियलाइज हो गया कि वो कंटेम्प्ट कर चुके हैं? डीएमके की सरकार को यह पता चल गया कि स्वामीनाथन झुकने वाले नहीं हैं? वो कंटेम्प्ट में जब केस जाएगा तो फिर जोर से सवाल पूछेंगे और दिखाएंगे कि न्यायिक व्यवस्था की ताकत क्या होती है, जिसका उन्होंने एक मजमून दिखाया कि 17 तारीख को बुलाया है चीफ सेक्रेटरी को भी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी, डीसीपी को भी, और सवाल कड़े पूछने वाले हैं। इसलिए इनको लगा कि यह मामला अब सांसदों की ताकत से डराने की कोशिश की जाए तो ही बात बनेगी, और इसलिए कुछ पुराने मैटर उठा के और उसके साथ स्वामीनाथन को डराने की कोशिश की जा रही है। अश्विनी जी देखिए राममोहन जी, इस देश में सेकुलरिज्म कैसे चल रहा है और किस तरीके से तुष्टीकरण हो रहा है, मैं उसका एग्जांपल बताता हूं। एक नेता ने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उसको जमानत मिल गई, लेकिन जिस जज ने जमानत दिया उसके खिलाफ तो कभी नहीं आया, इंपीचमेंट मोशन नहीं आया। दुनिया भर के घुसपैठियों को जमानत मिल जाती है तब तो इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों को यहां बेल मिल जाती है तब तो इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। भारत में अलगाववादियों को, आतंकवादियों को, माओवादियों को, नक्सलियों को जमानत मिल जाती है और कई बार उसके लिए सुप्रीम कोर्ट रात को खुल जाती है, तब भी इंपीचमेंट मोशन नहीं आता। लेकिन एक जज ने जो न्याय कर दिया तो इंपीचमेंट मोशन आ गया। ये कड़वी सच्चाई है। अब जहां तक इनको इसलिए दिक्कत आ रही है, करें नहीं 1 करोड़ केस पड़े हुए हैं कि सोनिया गांधी का केस क्यों नहीं डिसाइड हो रहा है। अगर जगदीश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी वाला केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, अपना वाड्रा वाला केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, प्रियंका गांधी का केस तुरंत डिसाइड होना चाहिए, तो मैं उससे सहमत हूं। बिल्कुल सही बात है। केस फटाफट 1-1 साल के अंदर डिसाइड होने चाहिए, 6 महीने साल भर के। नहीं, जगदीश भी आप ही ने बोला, आपने बोला 1 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये केस कैसे डिसाइड हो गया? मैं उसी का एग्जांपल देता हूं। अगस्ता वाला केस अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कोर्ट। इसी तरीके से जो जमीन घोटाला वाला है, आकाश घोटाला वाला है, तेल घोटाला वाला है, 2G घोटाला है, कोयला घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऐसे बहुत सारे घोटालों वाले डिसाइड नहीं हो पाए, तो वो भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देश की रणनीति के बारे में बात विनीत जिंदल को इन कराइए। ठीक है आ रहा हूं मैं, दोनों के पास लौट के आऊंगा। विनीत जिंदल जी, क्या आपको इस केस का फ्यूचर क्या दिख रहा है? आपको 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा समझने दीजिए, दर्शकों को समझने दीजिए। विनीत जिंदल, आपको इस केस का भविष्य क्या दिख रहा है? मैं आ रहा हूं, मैं बोल सकती हूँ राममोहन जी? जी 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट। नहीं आ रहे राममोहन जी, आप नहीं आ रहे। जब आप मेरे पास आते हैं, आप कभी पूजा को बोलने देते हैं, कभी कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने देते हैं। भाई 30 सेकंड तो बोलने दो जी, 30 सेकंड तो बोलने दे सकते हो। जोड़ दीजिए, फिर जिंदल जी के पास जाना है। बोलिए, अबे तुम्हें सुनना पड़ेगा, विपक्ष का काम है बोलना और तुम सुनो बैठ के। बोलिए चारू जी। देखिए 1 मिनट जगदीश जी सुन लीजिए, फिर आप ये अलाउ कर रहे हो। हाँ। देखिए मैं इनको याद दिलाना, जगदीश जी थोड़ा सा आदर दूसरों का करना सीख लीजिए। मैं याद दिला रही थी इन लोगों को कि ये उन लोगों के सहायक सहयोगी हैं जिन्होंने तमिलनाडु में 2021 में मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी जिसमें कहा था ये मुसलमान एरिया है, मुस्लिम एरिया में हिंदू प्रोसेशन नहीं निकल के जा सकता। ये चीजें इनको ठीक लगती है, इस बात के खिलाफ इनमें से किसी की आवाज नहीं उठी। आज दीपम पे ये सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपको दीपम में समस्या दिखाई दे रही थी, लेकिन तब आप कुछ नहीं बोले जब इलाके को मुसलमान बता दिया गया, हाईकोर्ट को भी इसमें स्टेप इन करना पड़ा, तब क्यों नहीं बोले भाई आप कुछ? जी पेरम्बलूर का केस है 2021 में, इसके ऊपर हमने तब भी डिबेट्स किए थे। जी ठीक है, विनीत जिंदल जी मुझे जरा बताइए कि केस का फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है? कंटेम्प्ट में मामला है, 9 को सुनवाई हो चुकी है, 17 को फिर से सुनवाई है। क्या उलझ गए हैं अधिकारी? सुलझने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल ये जो अधिकारी जिन्होंने हाईकोर्ट के ऑर्डर को अवहेलना की है और वहां पे जिस तरीके के चीजें होनी चाहिए थी, जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए थी, वो नहीं की, और उसके बाद वहां दीपम का प्रोग्राम नहीं हो पाया। बिल्कुल उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग के अंदर एक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं? जिस संवैधानिक अधिकारों को हर व्यक्ति को एक सेकुलरिज्म के नाम पे दिया जाता है, क्यों नहीं वो हिंदुओं के लिए भी होगा?
क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही आप बताइए, एक हाईकोर्ट जज के जजमेंट को आप लोगों ने पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक एजेंडा बना दिया जी। एक हाईकोर्ट का जज जो कि एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठा है, वो अपने जुडिशियल विजडम का वो लेके और अपने जुडिशियल, और कोई ये भी नहीं बता पा रहा है, कोई ये भी नहीं बता रहा है, कम से कम बताए कि इस जजमेंट में गलत क्या था, इस जजमेंट में रॉन्ग क्या है। वही आ रहा हूं, 5 पॉइंट कोई समझाए कि भाई की बात है, ये गलती थी, ये नहीं देना था, ये देना था। एक सेकंड में मैं आपको सेकंड में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इनका जो मोशन इन्होंने मूव किया है, उस मोशन के अंदर इन्होंने नॉट इवन अ सिंगल एविडेंस, ये बात किस चीज की कर रहे हैं ये तक नहीं लिखा इन्होंने, सिर्फ कह दिया कि ये जज जो है वो पार्शियल है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। किशोर तिवारी, ये तो सरासर जुडिशियल, इंडियन जुडिशरी को प्रेशराइज करने की बात है। आपको किशोर तिवारी, आपको मालूम है कि आप किस नोटिस पर आपके सांसद सिग्नेचर कर चुके हैं और इसका मैसेज क्या जा रहा है, किशोर जी? अरे विनीत जिंदल ने बताया, नोटिस ऐसी है कि ये इम्पार्शियल नहीं है, इसकी इंटीग्रिटी बराबर नहीं है, ये एक विशेष विचारधारा को लेके चलता है। ऐसा ही है ना रामी? अरे मैं अब उसके एविडेंस तो आएंगे इम्पीचमेंट मोशन के वक्त, इतना बेचैन क्यों हो रहे हो? पहले इम्पीचमेंट मूव कर देंगे, उसके बाद एविडेंस देंगे। बड़ी अजीब बात है। भाई, आप अगर किसी व्यक्ति के ऊपर, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर यदि आप बोलने आरोप लगाते हैं तो आप कुछ तो देंगे। जिंदल जी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, बात आ जाने दीजिए, किशोर जी की बात आ जाने दीजिए, समय मेरे पास सीमित है। किशोर जी बोलिए। अरे हाँ, ये वकील बोलकर अंधभक्त ले आते हो तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। मैं अभी बता रहा हूँ, पहले तो अश्विनी थाई था, उसमें आप कौन से भक्त हैं वो हमें पता है। आप सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को दबाने की बात करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं वो हमें पता है। तो अपनी बात किशोर जी को बोलने दीजिए। किशोर जी एक मिनट रुक जाइए। अरे बोलने तो दो भैया। अरे भैया ये बोलिए। जी.आर. स्वामीनाथन जो है, हाँ, ये आरएसएस के 3rd ईयर ट्रेंड है और आरएसएस का एजेंडा लेके चलते हैं। अगर ये बात अगर दुनिया के सामने रखना है तो इम्पीचमेंट मोशन के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता अश्विनी। और अश्विनी तुम ये जो ब्लाइंड इसमें बोलते हैं कि मजार होना नहीं चाहिए, सूफी संतों की मजारे है और सूफी संतों का एक विशेष रिस्पेक्ट भारत में है। और आप ये जो जहर उगलने वाली बात करते हो, अबू धाबी में कोई एक मजार बताइए, अरब में, दुबई में, कुवैत में, बहरीन में, अबू धाबी में कोई एक दरगाह बताइए, कतर जाइए, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ वहाँ कोई एक पक्का कब्रिस्तान बताइए, जाइए जाकर के यमन जाइए, जाकर देखिए, एक नाम बताइए। अरे मैं बता तो रहा हूँ आपको, आपको बता तो रहा हूँ, एक मजार का नाम बताइए, मैं बता रहा हूँ आपको। डिस्कशन भारत में हो रहा, मुझे कहाँ भेज दिया भैया? सबको विदेश जाना है भैया, मैं कतार में नहीं हूँ। अरे नहीं, अरे भैया, मैं भारत तो जितनी जानकारी कर रहा है हूँ तिवारी तमिलनाडु में। तिवारी जी, बाला साहब क्या कहते थे? बाला साहब क्या कहते थे? बाला साहब को याद दिला। जब अश्विनी जी ऐसी बातें करते हैं तो मुझे शक होता है कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया पे हमला कर रहे हैं। देखो मुमताज, और ये दरगाह अजमेर शरीफ पे हमला कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक नाम बता दो। ये बर्दाश्त नहीं किया, मैं बता तो रहा हूँ आपको। विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करता हूँ, मुझे एक नाम बता दो। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक मजार का नाम बता दो, एक दरगाह का नाम बता दो और एक पक्के कब्रिस्तान। अरे अबू धाबी में मंदिर है जी, दुबई में मंदिर है अश्विनी जी, दुबई में, अबू धाबी में मंदिर है कि नहीं? अरे हिंदुओं का है। अरे भाई कमाल हो गया, हिंदुओं का है। अच्छा इराक गए आप? जिस चीज इराक पूरी करबला है, उसकी बात कीजिए। आप नजफ गए? मेरे पास